एसी वेल्डिंग वर्सेस डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग की 2 से 3 गुना ज्यादा कॉस्ट होती है और एसी वेल्डिंग की कंपैरेटिवली कम कॉस्ट होती है। एमजी सेट में कम वोल्टेज आएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में एकदम हाई वोल्टेज आ जाएगा नो लोड पे। तो डीसी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो हम नॉन कोटेड भी यूज कर सकते हैं, ये एक ध्यान देने वाला पॉइंट है। आर्क वेल्डिंग में डीसी का एडवांटेज ये है कि स्टेबिलिटी ज्यादा है और हम इससे थिनर मेटल्स को वेल्ड करते हैं, एसी को मोटे के लिए यूज करेंगे। कंप्लीट चार्ट है, इससे कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज एसी वेल्डिंग वर्सेस डीसी वेल्डिंग। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आजकल पेपर में काफी सारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कुछ कुछ पॉइंट की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन इस टॉपिक के आज मैं आपको एक चार्ट के थ्रू सारे के सारे पॉइंट्स याद करवा के रहूंगा विद डेटा एंड कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, जो वेल्डिंग की जाती है आर्क वेल्डिंग, वो दो तरीके की सप्लाई से करते हैं, एक तो डीसी और एक एसी। सिंपल सी बात है, अगर डीसी से करना है तो जनरली हम लोग यूज करते हैं इसका मोटर जनरेटर के सेट का। अब इसमें कौन सी मोटर कौन सा जनरेटर उस पर अभी आएंगे। और एसी वेल्डिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। सर ये एसी ट्रांसफार्मर विद रेक्टिफायर, इससे भी तो डीसी सप्लाई मिल जाएगी क्योंकि ट्रांसफार्मर है, फिर रेक्टिफायर लगाए जो कि एसी को डीसी में करेगा, मिल तो जाएगी, लेकिन जनरली हम इसको यूज नहीं करते, जनरली एमजी सेट को यूज करते हैं। और आर्क वेल्डिंग के लिए, एसी वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप सभी जानते हैं वेल्डिंग में वोल्टेज कम हो जाता है और करंट काफी ज्यादा होता है वेल्डिंग करने के लिए, इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं। अब देखो, ये आपके सामने मोटर जनरेटर सेट है, तो इसमें ये जो मोटर होती है ना दोस्तों, यहां से एसी पावर मिल रही होती है इस मोटर को, और ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। और जनरेटर तो आप सभी को पता ही होगा, है ना, कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, याद किया होगा आपने मशीन में, दैट इज डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। बिल्कुल सही, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का हम लोग आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मोटर जनरेटर सेट का यूज करेंगे या फिर हम एसी वेल्डिंग के लिए इस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, है ना। चलो, अब इसके बीच में ये कंपैरिजन देखिए, एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग, ये कंप्लीट चार्ट है, इससे कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। मैंने सभी इंपॉर्टेंट डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट भी कर दी हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, लिखा है इक्विपमेंट। तो डीसी वेल्डिंग के लिए हम लोग मोटर जनरेटर सेट या फिर रेक्टिफायर का यूज करेंगे, अगर एसी सप्लाई अवेलेबल है फिर भी डीसी वेल्डिंग करना है तो आप तो एमजी सेट याद रखिए, है ना। एसी वेल्डिंग में हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, है ना। अब देखो, कॉस्ट की बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, एक जगह मोटर जनरेटर दोनों की दोनों है, तो ज्यादा इक्विपमेंट है तो ज्यादा कॉस्ट, और एसी वेल्डिंग में एक ही ट्रांसफार्मर है तो कम कॉस्ट। तो देखो, डीसी वेल्डिंग की 2 से 3 गुना ज्यादा कॉस्ट होती है और एसी वेल्डिंग की कंपैरेटिवली कम कॉस्ट होती है। दोनों के बीच में जो भी एडवांटेज वाला पॉइंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, जैसे कि कॉस्ट के हिसाब से एसी वेल्डिंग में कम कॉस्ट है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी कि मोटर जनरेटर की, तो भैया ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि स्टैटिक डिवाइस है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, तो एफिशिएंसी हाई 80 से 85%, इसकी 60 से 65%। अब आता है नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मशीन में एकदम से ओपन सर्किट हो गया, नो लोड की कंडीशन आ गई, तो कितना वोल्टेज टर्मिनल्स पर अपीयर होगा नो लोड पे। तो देखिए, एमजी सेट में कम वोल्टेज आएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में एकदम हाई वोल्टेज आ जाएगा, फ्रीक्वेंटली टू हाई डेंजरस। तो नो लोड वोल्टेज के कंपैरिजन में डीसी वेल्डिंग सेफ है। फिर एक यहां पे आता है नो लोड रिक्वायरमेंट्स करंट। नो लोड के केस में कितना करंट ड्रॉ होगा, तो आपने तो पढ़ा ही है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होता है, 3 से 5% फुल लोड का। और मोटर में हम पढ़ते हैं ना, इंडक्शन मोटर में वहां पे क्या होता है, तो इंडक्शन मोटर में हमारा 30 से 50% नो लोड करंट ड्रॉ होता है। क्यों? क्योंकि बीच में एयर गैप होता है। तो आप भी ऐसे याद रख लो, डीसी वेल्डिंग में मोटर जनरेटर यूज कर रहे हैं तो नो लोड करंट हाई ड्रॉ होगा, तो नो लोड रिक्वायरमेंट्स मतलब करंट वेरी हाई, और यहां पर लो। नो लोड वोल्टेज अलग चीज है, नो लोड करंट अलग चीज है। ठीक है, फिर पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक काफी ज्यादा रिएक्टिव डिवाइस है, मतलब उसमें इंडक्टर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है ट्रांसफार्मर में, इसलिए इसका पावर फैक्टर खराब होगा। लेकिन मोटर जनरेटर का पावर फैक्टर
अच्छा होता है। ये एक ध्यान देने वाला पॉइंट है ना। तो डीसी वेल्डिंग के पावर फैक्टर हाई और एसी वेल्डिंग में जो ट्रांसफॉर्मर है हाईली रिएक्टिव, उसका पावर फैक्टर लो, 0.3 से 0.4। आर्क ब्लो और आर्क स्टेबिलिटी, ये दोनों क्या चीज है? देखिए, आर्क ब्लो का मतलब होता है कि भाई आपकी जो आर्क है वो उड़ रही है, उड़ रही है। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही जगह करंट देते जाओगे तो आर्क के छींटे पड़ेंगे, इधर उधर आर्क उड़ेगी, ब्लो करेगी, जिस जगह वेल्डिंग कर रहे हो वहां से उड़ेगी। तो आर्क ब्लो इसमें डीसी में ज्यादा होता है, लेकिन एसी में कोई आर्क ब्लो का इफेक्ट नहीं होता, कम होता है आर्क ब्लो। एडवांटेजेस है। और अगर आर्क स्टेबिलिटी देखोगे, स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आर्क हिल नहीं रही है, यूनिफॉर्मली उसको हीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डीसी वेल्डिंग में क्या होता है, आपकी सेम कांस्टेंट करंट होती है, इसलिए आर्क कॉन्स्टेंटली आती रहती है फिक्स्ड मैग्नीट्यूड की। देखिए, आर्क ब्लो मतलब इधर उधर उड़ रही है आर्क, तो वो प्रोनाउंस्ड हो गई, है ना। आर्क ब्लो का इफेक्ट डीसी में आता है, एसी में नहीं आता। लेकिन स्टेबिलिटी क्या हुआ, स्टेबिलिटी का मतलब आर्क का एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड क्या हमेशा अवेलेबल है? तो जी हाँ, डीसी में क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो आर्क की स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, लेकिन एसी में आर्क की स्टेबिलिटी इतनी नहीं है। इसी वजह से ये हीटिंग वाला पॉइंट भी देखिए, डीसी में हीटिंग यूनिफॉर्म होती है और एसी में नॉन यूनिफॉर्म होती है ना। तो डीसी में हीटिंग भी यूनिफॉर्म है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज हो जाएगा। तो आर्क ब्लो एसी में अच्छा है, एसी में एडवांटेजेस है, लेकिन आर्क स्टेबिलिटी डीसी में अच्छी है और हीटिंग भी यूनिफॉर्म है। आर्क ब्लो का मतलब आर्क ब्लो डीसी में नहीं, डीसी में होता है, एसी में नहीं होता, तो एसी अच्छा है। अब बचा एक और पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड की बात करें तो डीसी वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड है वो हम नॉन कोटेड भी यूज कर सकते हैं। बेयर नॉन कोटेड एंड, देखो यहां पे लिखा है बोथ, बोथ नॉन कोटेड एंड कोटेड, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम नॉन कोटेड यूज करते हैं, तो ये इसमें एक एडवांटेज है। और एसी वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। समझ में आ गया सब कुछ? लगभग लगभग इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। एक और पॉइंट बचा है कि भैया डीसी वेल्डिंग से हम लोग किसको वेल्ड करते हैं? तो देखिए, नॉन फेरस मेटल्स को, ऐसे मेटल्स को जिसमें आयरन नहीं होता। और एसी वेल्डिंग से हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोड्स को वेल्ड करते हैं जिसकी के मोटा साइज होता है, लार्ज साइज। एक और बचा है एनर्जी कंजम्पशन। तो सिंपल सी बात है, डीसी वेल्डिंग में दो दो मशीन्स है, तो 6 से 10 किलोवाट आवर पर किलोग्राम में ज्यादा कंजम्पशन है। एसी वेल्डिंग में कंजम्पशन कम है क्योंकि एक ही ट्रांसफॉर्मर है। देखिए, कुछ पॉइंट और लिखा है। आर्क वेल्डिंग में डीसी का एडवांटेज ये है कि स्टेबिलिटी ज्यादा है और हीटिंग यूनिफॉर्म है, और हम इससे थिनर मेटल्स को वेल्ड करते हैं। डीसी को पतले के लिए, एसी को मोटे के लिए यूज करेंगे, है ना। नॉन फेरस मेटल्स, एसी में आर्क ब्लो नहीं होता, तो लार्ज साइज के इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन। तो देखो, which of the following statements are correct about डीसी वेल्डिंग मशीन्स एमजी सेट? इसमें आपको जनरली ये 4 पॉइंट्स ही देखने हैं। देखो, इसका आंसर आएगा इसमें से, ये तो उनका बारे में बताया गया है कि ये एक्सप्लेन किया गया है इनको। तो डीसी वेल्डिंग के बारे में कौन से करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट यूजेस नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड, हेंस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इज चीप। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसमें नॉन कोटेड करते हैं, एसी में कोटेड। इट यूजेस कोटेड टाइप इलेक्ट्रोड, हेंस इलेक्ट्रोड इज एक्सपेंसिव। गलत। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर वेल्डिंग थिनर शीट्स, अभी अभी पढ़ा। इनिशियल कॉस्ट ऑफ मशीन इज लेस, तो ये तो गलत है क्योंकि एमजी सेट दोनों है, तो 1 एंड 3 क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स इज डीसी वेल्डिंग बेटर देन एसी? तो क्या डीसी वेल्डिंग एफिशिएंसी में बेटर है? नहीं मेरे भाई, 60 से 65%, क्योंकि दोनों मोटर जनरेटर सेट लगाए तो लॉसेस ज्यादा, और उसकी 80 से 85% एफिशिएंसी है। पावर कंजम्पशन, ज्यादा मशीन तो ज्यादा पावर कंजम्पशन, कितना? 6 से 10 किलोवाट आवर पर किलोग्राम। कॉस्ट इसकी ज्यादा। आर्क की स्टेबिलिटी इसमें होती है, तो इसी रेस्पेक्ट में ये बेटर है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस द फीचर्स ऑफ एसी ओवर डीसी? एसी के फीचर्स कौन से हैं? तो देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाई, गलत। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज हाई, गलत। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इज लेस, जी हाँ। इट इज लेस सेफ एज द नो लोड वोल्टेज इज हाई। तो देखो, नो लोड वोल्टेज क्या था? ऐसे सोचो, हमारा जो एसी वेल्डिंग है, ट्रांसफॉर्मर है, उसमें करंट की जरूरत कम है ना। ट्रांसफॉर्मर के लिए, एसी वेल्डिंग के लिए करंट की जरूरत, आई नॉट नो लोड करंट की जरूरत कम है, और नो लोड वोल्टेज की जरूरत ज्यादा है।
और जो हमारा डीसी वेल्डिंग है, एमजी सेट है, उसके अंदर नो लोड करंट ज्यादा लगता है, तो नो लोड वोल्टेज कम हो गया। तो बोल रहा है एसी के लिए इट इज लेस सेफ एज द नो लोड वोल्टेज इज हाई। क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। एफिशिएंसी इज हाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रोटेटिंग पार्ट, ये भी सही कह रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है? क्लियर। ये आपके सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस थे और पूरा का पूरा टॉपिक था। इस टॉपिक में अगर मजा आया हो दोस्तों तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने सभी के सभी जूनियर्स के साथ इस वीडियो को प्लीज जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए मेरे भाई। ये सीरीज आपके लिए एक खतरनाक सीरीज बनने वाली है। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको इसी तरीके से करवाने वाला हूं, ठीक है? आप भी अपनी तरफ से कुछ टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।